हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का सेट 1 करने वाले हैं समुद्रन का। तो चलिए बच्चों एक एक स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को कहते हैं। तो बच्चों जब आपका निश्चित दिशा रहे तो उसको हम लोग वेग कहते हैं, और जब आपका निश्चित दिशा ना रहे तो उसको चाल कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सही है? एस इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, की एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, की एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, की एस इक्वल टू यू टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए बच्चों, इसका सही फार्मूला क्या होता है? वो होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो इससे यहाँ पर कौन मिल रहा है? देखिए यहाँ पर इससे आपका मिल रहा है ऑप्शन नंबर 2 मिल रहा है। कौन? ऑप्शन नंबर 2, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक फार्मूला और होता है बच्चों, वो क्या होता है? वी बराबर यू प्लस ए टी होता है, और एक और होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस। ये तीनों को बच्चों आपको याद रखना है। ये सब क्या है? ये सब है गति का समीकरण का फॉर्मूला है। अब बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैसी राशि जिसमें परिणाम एवं दिशा दोनों होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग, जिसमें दोनों होती है, जिसमें परिणाम और दिशा दोनों हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। और जिसमें केवल खाली क्या हो? परिणाम हो, केवल खाली परिमाण हो, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों, उसको हम लोग अदिश राशि बोलते हैं। ठीक है, जिसमें केवल आपका परिमाण हो उसको हम लोग अदिश राशि बोलते हैं। देखिए सदिश राशि में जो है बच्चों आपका कौन कौन आ जाएगा? तो सदिश राशि में आपका हो जाता है सबसे पहला, वो है बच्चों विस्थापन। क्या है? विस्थापन। और बच्चों सदिश राशि में वेग होता है, और त्वरण होता है, और त्वरण। और बच्चों आपका त्वरण भी आता है सदिश राशि में। त्वरण जो है वो भी सदिश राशि है, बल जो है वो भी सदिश राशि है, भार जो है वो भी सदिश राशि है। और बच्चों आपका आवेग जो है, आपका जो संवेग है बच्चों, संवेग, ये भी आपका क्या है? सदिश राशि है। और अदिश में कौन होता है बच्चों? देखिए अदिश में कौन होता है? तो अदिश में आपका होता है सबसे पहला वो दूरी होता है बच्चों। देखिए दूरी है तो क्या है? अदिश है, लेकिन विस्थापन है तो क्या है? सदिश, क्योंकि विस्थापन का दिशा फिक्स रहता है। और यदि आपका चाल है तो वो क्या है? अदिश है। लेकिन इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर आपका जो है, यहाँ बल हो गया बच्चों, यहाँ हो जाएगा कार्य। कार्य जो है आपका वो क्या है? वो अदिश राशि है। और आपका ये जो बच्चों शक्ति है वो भी आपका अदिश राशि है। और बच्चों आपका ताप जो है वो भी अदिश राशि है। और देखिए यहाँ पर क्या है? संवेग है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर आवेग हो जाएगा। क्या? आवेग। आवेग जो बच्चों वो क्या है? वो अदिश राशि है। ये सब बच्चों आपको याद रखना है। और बच्चों एक ठो और है समय। समय जो है वो भी क्या है? अदिश राशि है। आयतन भी आपका अदिश राशि है। ये सब आपको याद रखना बच्चों। ठीक है, आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आप इसे बार बार रिवीजन कर सको। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका है कि जिस गुण के कारण अगला क्वेश्चन है कि जिस गुण के कारण कोई पिंड अपने विरामावस्था बनाए रखता है, उसे बनाए रखना चाहता है, उसे कहते हैं। तो बच्चों देखिए, वह कौन सा गुण है जिसके कारण कोई भी वस्तु अपनी अवस्था में रहना चाहता है? मतलब वो विरामा में है तो विरामा में ही रहना चाहेगा जब तक कि उस पर बाहरी बल ना लगाएं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? गति का पहला नियम कहते हैं। वही गति का पहला नियम बच्चों आपका क्या है? जड़त्व का नियम। वही आपका जड़त्व का नियम। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि 12 न्यूटन का बल 3 kg की वस्तु पर कार्य करता है तो उत्पन्न त्वरण का मान होगा। देखिए यहाँ पर आपका दिया है 12 न्यूटन, जिसके बाद में न्यूटन लगा रहे वो आपका बच्चों क्या है? एफ बराबर है। एफ बराबर क्या दिया है? 12 न्यूटन है। और देखिए जिसका बाद में आपका केजी लगा रहे हो क्या है? आपका एम है। एम बराबर दिया है 3 kg। एम बराबर आपका 3 kg दिया हुआ है। अब आपको निकालना क्या है? उत्पन्न त्वरण। ये बराबर निकालना है, ये बराबर आपको निकालना है। देखिए बच्चों हम लोग जानते हैं एफ बराबर क्या होता है? एम ये होता है। वो देखिए यहाँ पर एफ का मान आपका दिया हुआ है। एफ का मान कितना दिया हुआ है? 12 न्यूटन। तो एफ की जगह 12 बैठा दिए, एफ की जगह 12 बैठा दिए, और बराबर एम के जगह, एम के बराबर 3 kg दिया तो एम की जगह 3 बैठा दिए, और ये का मान निकालना है, उसको ये ही रहने देते हैं। अब देखिए आपका ये इधर रहने देते हैं, और इधर देखिए 12 है, ये इधर गुन्ना में, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा 12/3। तो 12/3 को काटेंगे तो 3 × 12 होता है, मतलब 4 से कटेगा। तो आपका देखिए बच्चों 4 बराबर क्या आ गया? ये मतलब ये बराबर जो है आपका बच्चों वो कितना आ गया? 4 आ गया। और 4 किस में होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। क्योंकि जो त्वरण होता है बच्चों, त्वरण, इसका ऐसा ही मतलब क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपका अगला क्वेश्चन है कि किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है का संवेग होगा। संवेग क्या होता है बच्चों? तो संवेग होता है द्रव्यमान गुना द्रव्यमान गुना आपका होता है वेग होता है। तो द्रव्यमान को हम लोग एम से लिखते हैं, गुना वेग को हम लोग भी से लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा? एम गुना भी बराबर एम भी। तो ऑप्शन नंबर 3 ही सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी जिसको बोलते हैं, बड़ा जी का मान क्या होता है? तो बड़ा जी का मान जो होता है बच्चों आपका वो होता है 6.673 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर है 6.63673, देखिए यहाँ पर है गुना 10 के पावर कितना -11, देखिए किसमें -11 इसमें है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 6.673 गुना 10 के पावर -11। देखिए बच्चों यहाँ पर 66 पॉइंट है इसलिए नहीं होगा, यहाँ पर भी 66 है, और यहाँ पर देखिए +11 पावर इसलिए नहीं होगा। यहाँ पर कौन होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा सही। और ये होता है बच्चों छोटा जी, ये क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण होता है, इसका मान होता है बच्चों 9.8 होता है, इसका 9.8 होता है, और इसका ऐसा ही मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उस वस्तु का भार होगा। देखिए बच्चों जितना भार उसका होता है धरती पर, उसका 6 गुना भार घट जाता है, मतलब उसको हम लोग 6 से क्या करेंगे? उसको हम लोग 6 से भागा कर देंगे बच्चों। ठीक है, तो 60 को 6 से भागा करने पर 6 दें 60 आता है, मतलब कितना आ गया आपका? 10 आ गया आपका बच्चों, 10 आ गया। ठीक है, तो इसमें 10 कौन सा ऑप्शन में बच्चों? आपका 10 ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, पृथ्वी पर उसका भार होगा। देखिए भार जो होता है बच्चों उसको हम लोग डब्ल्यू से लिखते हैं, डब्ल्यू बराबर होता है एम गुना जी, और द्रव्यमान दिया है, द्रव्यमान को हम लोग एम से लिखते हैं, एम बराबर कितना दिया? 10, तो एम के नीचे हम लोग 10 रख दिए, और जी का मान अभी हम लोग देखे बच्चों कितना होता है? 9.8 होता है, तो 10 गुना 9.8 करेंगे कितना आएगा? 98 आएगा। ठीक है बच्चों, डब्ल्यू बराबर 98 है, इसका जो यूनिट होता है ऐसा ही मात्रक वो न्यूटन होता है। तो 98 कौन सा ऑप्शन में आपका? ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। देखिए बच्चों ऊर्जा दो प्रकार का होता है, एक होता है स्थितिज ऊर्जा, इसको हम लोग एम जी एच लिखते हैं, एक होता है गतिज ऊर्जा। यहाँ पर गतिज आपको पूछा है, गतिज क्या होता है? हाफ एम भी स्क्वायर होता है। और देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि यदि वेग उसका दुगुना कर दें, मतलब भी को दोगुना कर दें तो क्या होगा? देखिए भी को दोगुना, भी पर क्या स्क्वायर है, यदि इसको 2 गुना कर दें 2 भी कर दें और इस पर स्क्वायर लगा दें तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों? भी डैश बराबर आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 4v²। देखिए यहाँ पर क्या है? भी क्या हो रहा है? 4 गुना, मतलब बढ़ रहा है। कौन 4 गुना बढ़ रहा है? आपका गतिज ऊर्जा बढ़ रहा है, गतिज ऊर्जा बढ़ रहा है आपका कितना? 4 गुना बढ़ रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, चौगुनी बढ़ रहा है। ठीक है बच्चों, देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है। तो ध्वनि जो है बच्चों वो ठोस में गमन करती है, तरल में और गैस में, सभी में गमन करती है। जब निर्वात रहेगा, मतलब कोई माध्यम ना रहे, तो ध्वनि गमन नहीं करेगी। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में से किसका उदाहरण है। तो देखिए बच्चों आपका जो ध्वनि तरंग होता है वो आपका अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। किसका? अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। और देखिए बच्चों अनुदैर्घ्य तरंग क्या होता है? जो आपका स्प्रिंग जैसा चलता है, मतलब एक बार आगे एक बार पीछे, मान लीजिए स्प्रिंग को एक बार दबा दिए आप तो क्या होता है? एक बार आगे पीछे इसी प्रकार ध्वनि चलता है। और अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है? जैसे पानी में पत्थर मार दिया तो इस तरह होता है, ये क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। जैसे रस्सी को भी मान लीजिए एक छोर से थोड़ा उसको हिला दिए तो इस तरह का हो जाता है, वो क्या? अनुप्रस्थ तरंग होता है बच्चों। ठीक है, और एक होता है विद्युत चुंबकीय तरंग, इसके लिए आपको माध्यम की जरूरत नहीं होती है, इसके लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है। जैसे आपका बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंग कहाँ होता है? ये आपका होता है लाइट में। देखिए सूर्य जो है वहाँ से पृथ्वी पर आता है लाइट, तो वहाँ कोई माध्यम नहीं है फिर भी लाइट आ जाता है पृथ्वी तक। और देखिए आपका रेडियो का जो तरंग है, ऊपर में जो सैटेलाइट है उससे कनेक्शन है रेडियो का, वहाँ पर भी माध्यम नहीं फिर भी ये तरंग आ जाता है। लेकिन आवाज़ नहीं आता बच्चों, कहाँ पर? बिना माध्यम का आवाज़ नहीं आएगा, क्योंकि वो अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, इसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, प्रवाह होने के लिए माध्यम चाहिए। तो यहाँ पर हमको क्या पूछा है कि ध्वनि तरंग किसका उदाहरण है? तो वो अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है, मतलब जो एक बार आगे जाता है एक बार पीछे, स्प्रिंग के जैसा। ठीक है, मान लीजिए स्प्रिंग को ऐसा प्रेस किए हैं तो एक बार पीछे जाएगा, लेकिन जब छोड़ दिया जाएगा इसको तो क्या हो जाएगा? ये फैल जाएगा और आगे की ओर चल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव श्वसन की श्रव्यपराश की ऊपरी आवृत्ति। देखिए मानव क्या है? मानव श्रवण है बच्चों, मानव श्रवण की श्रव्यपराश की ऊपरी आवृत्ति सीमा क्या होती है। तो देखिए बच्चों मानव का जो सुनने का क्षमता होता है वो पूछा है, वो कितना होता है? वो हम लोग जानते हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है, 20,000 हर्ट्ज होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर इस प्रकार का ऑप्शन नहीं दिया है, यहाँ पर 20 से 20,000 हर्ट्ज ऑप्शन कहीं दिया हुआ है? नहीं दिया। यहाँ देखिए कितना है? यहाँ पर 20 किलो हर्ट्ज है, 20 किलो हर्ट्ज है। तो देखिए बच्चों किलो को हम लोग लिखते हैं क्या? हज़ार। देखिए जैसे जिस प्रकार 1 किलोग्राम में आपका होता है 1,000 ग्राम, उसी प्रकार 20 किलो हर्ट्ज में कितना हो जाएगा? 20,000 हर्ट्ज, मतलब 1,000 से गुना करना होता है, तो आपका कितना आया?
20,000 हट आया, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2,000 ही है सिर्फ, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा, ये नहीं होगा। यहाँ पर देखिए कितना, ये 2K मतलब 2,000, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा सही। अगला क्वेश्चन है आपका कि बर्फ़ का गलनांक कितना होता है। मतलब जो बर्फ़ है बच्चों, वो गलना कब से शुरू हो जाता है, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस में गलना शुरू हो जाता है। और बच्चों जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो 273.16 केल्विन के बराबर होता है। मतलब आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है। तो उसे हम लोग बच्चों, उसे हम लोग विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विसरण। जब दो पदार्थ अपने आप मिले उसको हम लोग विसरण कहते हैं। और एक होता है बच्चों प्रासरण। प्रासरण क्या होता है, इसमें जो पदार्थ होता है वो उच्च सांद्रता, वो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाता है। मतलब मान लीजिए आपका यहाँ पर एक है ग्लास, इसमें क्या हुआ, बीच में लगा हुआ है एगो पेपर। कौन सा पेपर, मान लीजिए इधर पानी पार हो सकता है वैसा कुछ लगा हुआ है। तो मान लीजिए पानी यहाँ पर कितना है, ज़्यादा है, और यहाँ पर कम है, तो क्या होगा, ये उच्च सांद्र मतलब ज़्यादा पानी से आपका कम पानी की ओर जाएगा। ठीक है, मतलब आपका निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता में जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए, और एक चीज़ में और है कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है। तो बच्चों ये जो ऊर्ध्वपातन है आपका, वो ठोस जो होता है बच्चों, ठोस उससे सीधे गैस में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। और संघनन क्या होता है, तो संघनन जो होता है वो गैस से द्रव बनने की क्रिया को हम लोग संघनन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में किसे सबसे अधिक संपीड़िता किया जा सकता है। मतलब सबसे अधिक किसे दबाया जा सकता है। मान लीजिए आपका पास एक सिरेंज है, ठीक है बच्चों, सिरेंज सुइया देने वाला इस प्रकार का, और यहाँ पर कवर किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर आप उसका लगा हुआ ये इस तरह का रहता है, यहाँ पर रबड़ जैसा, और आपका यहाँ पर नमक भर दिए, तो क्या होगा, ज़्यादा दब नहीं सकता, मतलब ये दबेगा ही नहीं, ये सॉलिड है नमक, मतलब ठोस है, नहीं दबेगा। तेल जो है वो कुछ कुछ दबेगा, वो भी नहीं दबेगा। कुछ देर के बाद क्या होगा, वो तुरंत वो दबना बंद हो जाएगा। ठीक है, जब आप यहाँ लगा रहेगा। लेकिन हाइड्रोजन गैस जो होता है बच्चों, गैस जो आप जब यहाँ भर देंगे तो वो दब सकता है, मतलब गैस का संपीड़िता ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों, गैस का संपीड़िता ज़्यादा होता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हाइड्रोजन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है। देखिए यौगिक जो है बच्चों वो क्या होता है, दो तत्वों से मिलकर बना होता है। जैसे H+H2+O2 से मिलकर बना है आपका H2O, ये क्या है आपका यौगिक है। तो इसमें क्या है, जल। H2O क्या है, जल है, तो जल क्या है, यौगिक है। ये जो लोहा है बच्चों, ये क्या आपका तत्व है। और ये पीतल है बच्चों, ये आपका ये भी तत्व, ये तांबा जो बच्चों ये तत्व है। और ये जो पीतल है बच्चों, ये आपका मिश्रण है, वही मिश्र धातु है किसका, तो जो पीतल है आपका वो जिंक और कॉपर का मिश्र धातु है। ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन है कि पीतल किस धातु का मिश्र धातु है। मतलब पीतल किससे बना, देखिए अभी बताएं कि पीतल जो है वो जिंक और कॉपर से बना है, जिंक और कॉपर से बना है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए रासायनिक परिवर्तन आपका क्या होता है बच्चों, रासायनिक परिवर्तन मतलब जिसका आकार में परिवर्तन हो, साथ ही साथ उसका रासायनिक संरचना और गुणों में भी बदलाव हो। और भौतिक परिवर्तन क्या होता है, तो भौतिक परिवर्तन उसमें होता है जिसका आकार, रंग, अवस्था में बदलाव हो, लेकिन उसका गुण में कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे आपका बर्फ़ से पानी बदलना, तो बर्फ़ जो होता है बच्चों वो भी आपका H2O ही होता है। और जो जल होता है वो भी आपका H2O ही होता है। और आपका जो गैस होता है, जो वाष्प होता है जल का, वो भी आपका H2O ही होता है। मतलब इसका रासायनिक गुण में चेंज नहीं हुआ है। लेकिन बच्चों जैसे देखिए, और इसको क्या कर सकते हैं, देखिए जल से बर्फ़ बना सकते हैं, और इसे देखिए वाष्प से जल बना सकते हैं। लेकिन भौतिक जो है रासायनिक परिवर्तन उसमें चेंज नहीं किया जा सकता है। उसको एक बार चेंज हो गया तो फिर दोबारा नहीं होगा। जैसे दूध से आपका दही बन गया, दूध से दही बन गया, तो दही से फिर दूध नहीं बनेगा, तो ये क्या है, ये रासायनिक है। लेकिन पानी से आपका गैस बना, तो गैस से फिर पानी बन गया, आपका भौतिक है, आपका भौतिक है। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर पूछा क्या है आपका क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो जल का बर्फ में बदलना, ये क्या आपका भौतिक है, ये आपका भौतिक है बच्चों। ठीक है। भोजन का पाचन, ये आपका है रासायनिक, ये है आपका रासायनिक है। मोमबत्ती का पिघलना भी है क्या बच्चों, ये भौतिक है। और देखिए ये जो लोहे का चूर्ण बालू में मिलना, ये भी है भौतिक। मतलब जो हम लोग नॉर्मली कर सकते हैं, जैसे लोहा का चूर्ण बालू में मिला दिए, फिर चुंबक लगा लिए, फिर से वो क्या होगा, लोहे का कील जो है वो चुंबक में लटक करके उससे फिर लोहा का कील अलग हो जाएगा। लेकिन भोजन का पचना जो बच्चों क्या रासायनिक परिवर्तन है, क्यों, क्योंकि पचा हुआ भोजन से फिर भोजन नहीं बन सकता है। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2SO4 होता है। एक होता है बच्चों आपका सल्फ्यूरस अम्ल, वो क्या होता है, H2SO3 होता है। ये क्या है, सल्फ्यूरस है, सल्फ्यूरस है।
और यदि प्यूरिक रहे तो आपका क्या है H2SO4 है, सल्फ्यूरस रहे तो H2SO3 है। और यदि आपका हाइड्रोक्लोरिक रहे तो वो क्या है HCl क्या है हाइड्रोक्लोरिक है। और यदि आपका रहे नाइट्रिक अम्ल तो क्या है HNO3 क्या है बच्चों, वो है आपका नाइट्रिक अम्ल है, वो आपका नाइट्रिक अम्ल है। ये आपको याद रखना था। यहाँ पर क्या पूछा है सल्फ्यूरिक पूछा है, तो क्या है वो H2SO4, मतलब कौन सा ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है कि साधारण नमक का सूत्र क्या है, तो साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl। अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन और 17 प्रोटॉन है, तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या है। देखिए न्यूट्रॉन कितना आपका 18 है, 17 क्या है प्रोटॉन। तो परमाणु द्रव्यमान हम लोग कैसे निकालते हैं बच्चों, परमाणु द्रव्यमान न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ देते हैं। तो न्यूट्रॉन आपका कितना 18 और प्रोटॉन कितना है 17, तो उसको जोड़ेंगे कितना आएगा बच्चों, वो आ जाएगा आपका 35 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में सही है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है। क्लोरीन जो होता है बच्चों उसका परमाणु संख्या कितना होता है, वो 17 होता है। और इसका संयोजकता क्या हो जाएगा 2, 8 और 7। और इसका इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास, इसका क्या विन्यास इलेक्ट्रॉनिक है वो 2, 8, 7 है। और संयोजकता क्या आ जाएगा, इसका संयोजकता देखिए यहाँ पर यदि 4 से अधिक रहे तो 8 में माइनस करते हैं, मतलब 8 - 7 बराबर 1 हो जाएगा बच्चों। अब अगला क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पर देखिए इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, मतलब ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन है, तो तत्व का द्रव्यमान क्या है। फिर से द्रव्यमान पूछा है, मतलब ये जो प्रोटॉन है और ये जो न्यूट्रॉन है जोड़ना है, मतलब 11 + 12 आपका कितना हो जाएगा टोटल, वो हो जाएगा आपका बच्चों 23 हो जाएगा, कितना 23। तो ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 25 कि एल्युमिनियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो देखिए बच्चों एल्युमिनियम जो होता है उसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो इसका सबसे पहले परमाणु संख्या हम लोग को जानना होगा, तो वो कितना होता है 13 होता है। और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे कैसे निकालेंगे, पहला में 2 भरेंगे, दूसरा में 8 और तीसरा में जो बच गया तो 8 और 2 10 हो गया, तीसरा में कितना बचा 3, तो ये क्या हो गया 2, 8, 3 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। 2, 8, 3 कौन सा ऑप्शन में 3 ऑप्शन में। यदि संयोजकता पूछे तो बच्चों वो कितना होता है 3, क्योंकि जो लास्ट में रहता है वही है, लास्ट में 4 से कम है तो वही संयोजकता हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रतीक C6 से कार्बन की द्रव्यमान संख्या होगी। देखिए यहाँ पर क्या है 6 नीचे और ऊपर क्या है वो 12 है। तो बच्चों जो ऊपर रहता है कपार पर वही इसका क्या है भार है, मतलब ये क्या है इसका भार, मतलब ये द्रव्यमान है। ठीक है बच्चों, यही इसका द्रव्यमान है, इस तरह याद रखना है कि ऊपर जो रहता है वही भार है, भारी मतलब द्रव्यमान। ठीक है, तो क्या है इसका द्रव्यमान संख्या क्या है 12 है। ठीक है बच्चों, और अगला क्वेश्चन आपका है कि तारक काय पाया जाता है। तो बच्चों आपका जो तारक काय है वो कोशिका द्रव में पाया जाता है, और ये गुणसूत्र जो होता है मतलब केंद्रक इसके पास में, मतलब मान लीजिए कोशिका है, ये क्या है केंद्रक है, तो कोशिका द्रव में इधर इधर नहीं पाया जाएगा, वहीं पर इसके पास में पाया जाएगा कौन, तारक काय। अरे कोशिका विभाजन में मदद करता है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि आत्महत्या का थैला कहा जाता है, तो उसको लाइसोसोम को आत्महत्या का थैला कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया उसको बोला जाता है ऊर्जा का घर बोला जाता है, या फिर इसी को बोला जाता है बिजली घर, इसी को बिजली घर भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, और इसी को शक्ति का घर भी कहा जाता है, किसको माइटोकॉन्ड्रिया को। और लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, उसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, या फिर आत्मघाती की थैली बोला जाता है। अब अगला क्वेश्चन है आपका बच्चों कि जीव शरीर की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को कहते हैं। तो जीव शरीर का जो रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, इकाई मतलब क्या, वो कौन सा इकाई जिसके से पूरा जीव बना है, पूरा शरीर बना है, तो वो कोशिका से बना बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि रक्त एक उत्तक है। देखिए बच्चों रक्त कौन सा उत्तक है, वो आपका संयोजी उत्तक है, वो आपका संयोजी उत्तक है। और संयोजी उत्तक में आपका 7 होता है बच्चों, कौन कौन, पहला होता है रक्त, दूसरा होता है बच्चों अस्थि, और तीसरा होता है उपस्थि, चौथा होता है बच्चों आपका वो होता है स्नायु, और पांचवा जो होता है बच्चों वो कंडरा होता है, और छठा होता है एरियोलर होता है, और सातवां जो होता है बच्चों वो आपका होता है एडिपोज, जिसे हम लोग कहते हैं वसामय कहते हैं, उसे वसामय उत्तक कहते हैं बच्चों। तो ये 7 होता है आपका, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां। पहला कौन हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा आपका बच्चों रक्त, दूसरा हो जाएगा अस्थि, तीसरा हो जाएगा उपस्थि, चौथा स्नायु, पांचवा कंडरा, छठा एरियोलर और सातवां वसामय। तो देखिए यहाँ पर रक्त कौन सा उत्तक है, ये आपका संयोजी उत्तक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मृत कोशिकाएं पाई जाती है, मृत मतलब मरा हुआ कोशिका, तो वो बच्चों दृढ़ उत्तक में पाई जाती है। दृढ़ उत्तक क्या होता है बच्चों, तो ये जो आपका दृढ़ उत्तक है उसे ही हम लोग स्क्लेरन कायमा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्लेरन कायमा। ठीक है बच्चों,
और ये जो हृदय पेशी ऊतक है ये मरा हुआ ऊतक नहीं रहता है, जीवित ऊतक है। और देखिए ये स्थूल कोण ऊतक, स्थूल कोण ऊतक क्या होता है बच्चों, इसको हम लोग कोलेन कायमा कहते हैं, इसको हम लोग कोलेन कायमा कहते हैं, ठीक है बच्चों, कोलेन कायमा। और देखिए ये जो स्क्लेरन कायमा होता है बच्चों, ये आपका लिग्निन का बना होता है, किसका, लिग्निन का। इसी के कारण ये बहुत कठोर होता है, ठीक है बच्चों। और ये पेड़ पौधा को कठोरता प्रदान करता है, कौन, दृढ़ ऊतक, स्क्लेरन कायमा। और ये जो होता है बच्चों ये स्थायी ऊतक का उदाहरण है। और देखिए ये जो होता है कौन, स्थूल कौन होता है, कोलेन कायमा, ये आपका बनाता है किसका, ये बनाता है आपका सेल्यूलोज का, ये बनाता है सेल्यूलोज का और पेक्टिन का, सेल्यूलोज और पेक्टिन का बना होता है, ठीक है बच्चों, पेक्टिन, पेक्टिन का, सेल्यूलोज और पेक्टिन का, ये आपको याद रखना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मृत कोशिकाएं पाई जाती है किसमें, दृढ़ ऊतक में, इसका ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है वेल। वेल जो मछली है, वेल जो मछली है बच्चों वो निम्नलिखित में किस वर्ग से संबंधित है। तो देखिए वेल क्या है, वेल एक स्तनपायी है, स्तनधारी जीव है बच्चों। और वेल के साथ साथ एक होता है और क्या होता है, वो होता है डॉल्फिन, वो होता है डॉल्फिन। डॉल्फिन भी आपका बच्चों स्तनपायी जीव है। ये जलीय जीव के साथ साथ स्तनपायी है, लेकिन इसके अलावा भी मतलब ज़्यादातर मछली जो होता है वो स्तनपायी नहीं होता है। मतलब स्तनपायी का मतलब क्या होता है बच्चों, स्तनपायी का मतलब आपका होता है कि वैसे जीव जो अपना बच्चा को दूध पिलाता है, वो अंडा नहीं बच्चा देता है बच्चों। अरे पक्षी, देखिए पक्षी किस में आ गया, देखिए पक्षी मतलब जो अंडा देता है, मतलब जो उड़ता है। सरीसृप क्या होता है, जो रेंगता है, मतलब रेंगते हुए चलता है, ठीक है बच्चों। और मत्स्य क्या होता है, जो पानी में रहता है। देखिए यहाँ पर वेल भी मत्स्य मतलब मछली पानी में रहने वाला जीव है, लेकिन ये मत्स्य नहीं है, ये क्या है, ये स्तनपायी है, ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि रक्त के तरल अगात्री भाग को क्या कहते हैं। मतलब रक्त में जो तरल भाग रहता है उसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं बच्चों, ठीक है। और रक्त जो है 3 कोशिकाएं से मिलकर बना होता है, उसको बोलते हैं, एक को आरबीसी मतलब लाल रक्त कोशिका, डब्ल्यूबीसी मतलब श्वेत रक्त कोशिका, और एक होता है प्लेटलेट्स, वो होता है प्लेटलेट्स होता है बच्चों। ये जो लाल रक्त कोशिका होता है बच्चों, ये आपका किस में मदद करता है, O2 और CO2 का ट्रांसफर में मदद करता है। और डब्ल्यूबीसी आपका बच्चों ये आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, मतलब बाहरी जीव आया तो उसको रोकने का, मारने का काम है डब्ल्यूबीसी का। और प्लेटलेट्स बच्चों आपका रक्त का थक्का जमाता है, मतलब आप कहीं कट गए हैं तब फिर वहाँ से रक्त जो जमाता है, जमाने का काम कौन करता है, वो प्लेटलेट्स करता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि इथिलीन डाइब्रोमाइड क्या है। तो बच्चों इथिलीन डाइब्रोमाइड आपका धूमक है। ये धूमक क्या होता है, एक विषैला कीटनाशक होता है जो कीटाणु को मारने के लिए खेतों में उपयोग किया जाता था, लेकिन अब इसे बैन कर दिया गया है। क्यों बच्चों, क्योंकि इससे कई बीमारियां होती है, जैसे कैंसर और जनन संबंधित बीमारियां, जिससे कि बच्चा जन्म देने की क्षमता उसे जा सकता है, इसीलिए इसको बैन कर दिया गया किसको, इथिलीन डाइब्रोमाइड को, ये धूमक था। अब अगला क्वेश्चन आपका कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो श्वेत क्रांति जो होता है बच्चों वो आपका दूध उत्पादन से संबंधित है। ये होता है देखिए मत्स्य पालन किसके द्वारा होता है बच्चों, तो मत्स्य पालन नीली क्रांति के द्वारा होता है। ये आपका मत्स्य पालन जो है वो नीली क्रांति के द्वारा होता है। फसल उत्पादन आपका हरित क्रांति के द्वारा होता है, ये आपका हरित क्रांति। और ये जो मधुमक्खी पालन है बच्चों, ये जो आपका है वो मीठी क्रांति के द्वारा होता है। इसे याद कैसे रखेंगे, देखिए फसल जो होता है हरा होता है मतलब हरित क्रांति। और देखिए मत्स्य, मत्स्य किस में होता है, पानी में, पानी होता है नीला मतलब नीली क्रांति, दूध होता है सादा मतलब श्वेत क्रांति। और ये बची है मधुमक्खी, मधुमक्खी का जो होता है बच्चों मधु के लिए करते हैं, उसके जो होता है शहद उसके लिए पालन, तो शहद के साथ होता है मीठी मतलब मीठी, मीठी क्रांति, मीठी क्रांति मतलब मधुमक्खी पालन, हरित क्रांति मतलब आपका फसल उत्पादन, मत्स्य पालन मतलब नीली क्रांति, और दूध उत्पादन का श्वेत क्रांति, दूध उत्पादन का श्वेत क्रांति। यहाँ श्वेत पूछा है तो आपको ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल है। देखिए रबी फसल क्या होता है, वो शीत ऋतु में बोया जाता है, मतलब ठंडा का दिन में बोया जाता है। तो कौन है, चना है। ये देखिए धान हो गया, मक्का हो गया और अरहर, ये सब क्या आपका ये खरीफ फसल है। ये आपका होता है बरसात के दिनों में इसको बोया जाता है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि जीवन की मौलिक इकाई क्या है। तो कोशिका है, वो क्या है, कोशिका है। और कोशिका से मिलकर ही बहुत ज़्यादा सारा कोशिका से मिलकर ही उत्तक बनता है। और देखिए अगला क्वेश्चन है कि लाइसोसोम कौन बनाता है। तो लाइसोसोम बच्चों आपका वो गोल्जी उपकरण बनाता है, कौन, गोल्जी उपकरण। अगला क्वेश्चन है कोशिका में क्रोमोजोम कहाँ पाए जाते हैं। तो कोशिका में बच्चों क्रोमोजोम है वो केंद्रक में पाए जाते हैं। और ये जो क्रोमोजोम है बच्चों, क्रोमोजोम जो है ये क्रोमोसोम, ये 2 चीज़ का बना होता है, पहला डीएनए का और दूसरा प्रोटीन का, दूसरा प्रोटीन का बना होता है। और ये जो बच्चों डीएनए होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है बच्चों होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्या, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम लोग डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल भी बोलते हैं, न्यूक्लिक अम्ल भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। क्या होगा जाएगा इसका, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मतलब ये हो जाएगा राइबो न्यूक्लिक एसिड मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका बच्चों कि कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। तो कोशिका के अंदर प्रोटीन जो होता है उसका निर्माण कहाँ होता है बच्चों, उसका निर्माण आपका राइबोसोम में होता है। कहाँ पर, राइबोसोम में होता है।
इसी के साथ बच्चों आपका क्लास 9 का पहला लेक्चर होता है आपका समाप्त। यदि आपको इसी तरह का और वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि हम आपके पास इसी तरह का और वीडियो लेकर के आएँ।